नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का मौका था और जब भी चर्चा होती है तो बहस जरूर होती है। अक्सर हमने आपने देखा है कि विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े करता है और सत्ता पक्ष बाद में उसका जवाब देता है। लेकिन आज तस्वीर काफी अलग नजर आई और सबसे ज्यादा आज अगर अलग नजर आए हैं वो हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी का आज एक अलग अवतार नजर आया है। हालांकि जो सवाल सरकार पर उठाते थे, पहले भी उठाते थे, लेकिन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद राहुल गांधी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अब क्या सरकार से जो सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने, उसके जवाब के लिए सरकार कितना तैयार है? आज चर्चा इसी पर। लोकसभा की कार्यवाही चल रही है इस वक्त। जो स्मृति ईरानी हैं, मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सुना देते, उसके बाद वापस अपना कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत करेंगे। के नाते विशेष मैं इस बात का गौरव करती हूं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ने भारत में पहली बार भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान में जो 21 द्वीपों का नामकरण हुआ उसका उल्लेख किया और अपना आनंद व्यक्त किया। ये हमारे पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल का उल्लेख किया और दूसरी ओर उन्होंने हम सबको याद दिलाया कि हमारी नौसेना को अब छत्रपति शिवाजी महाराज का दिया हुआ प्रतीक चिन्ह मिला है, जो अब उनकी ध्वजा पर लहराता है, भारत की शान बढ़ाता है। और महामहिम राष्ट्रपति जी के इस उद्बोधन में, अभिभाषण में मात्र 2-3 बिंदुओं पर मैं अमेठी की सांसद के नाते भी आपकी अनुमति से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक श्लोक कहा था, ग्रंथों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात अपना ये है पराया ये, ऐसी सोच होना उचित नहीं। और राष्ट्रपति जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोदी सरकार ने। इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि अपने पराये की सोच से परे हटकर मेरे संसदीय क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर मैं अमेठी की दृष्टि से देखूं तो हमने क्या पाया, क्योंकि 50 वर्ष खोया बहुत मेरे संसदीय क्षेत्र ने। आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नारी की प्रतिभा, नारी के योगदान और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में नारी की भूमिका को उल्लेखित किया है। आज इस सदन में हमारी एक वरिष्ठ नेता है जो निश्चित रूप से महिलाओं की दृष्टि से
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करेंगी, लेकिन एक छोटा सा अपनी ओर से मेरा प्रयास है कि सदन को मैं अवगत कराऊं कि ग्रामीण अंचल में महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं, उनका यूपीए के कार्यकाल में और मोदी सरकार में क्या स्थान रहा। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक सदस्य ने यहां चुनाव का उल्लेख किया कि एक चुनाव से पहले एक बहुत ही प्रचलित इंटरव्यू था जिसमें विमेन्स एम्पावरमेंट की बार बार बात हुई, लेकिन वो शब्द धरती पर कितने फलीभूत होते हैं उसका मैं एक प्रमाण यहां देना चाहती हूं। 2009 से लेकर 2014 तक देश भर में सिर्फ 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भारत सरकार से सहायता मिलती थी। मोदी सरकार में यह संख्या बढ़कर अब 81 लाख हो गई है। 2009 से लेकर 14 तक जो राशि इन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई वो लगभग 80,000 करोड़ थी, लेकिन मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2022 तक ये राशि बढ़ाकर 4,93,000 करोड़ रुपया की गई। मैं प्रधान सेवक जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि विमेन्स डेवलपमेंट के मात्र नारे को ट्रांजिशन करके राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो उसमें अहम भूमिका नारी की होनी चाहिए। मात्र इस एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के आवंटन से ही आज वो प्रतिबिंबित होता है कि नारी और विशेषतः ग्रामीण अंचल की महिला की प्रतिभा पर देश के प्रधान सेवक को कितना नाज है और कितना विश्वास है। महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैंने सदन में पहले भी कहा, आज भी कहती हूं, हमारे समाज में, ग्रामीण अंचल में, गरीब तबके में महिला को अगर आप कभी पूछें साल 2014 से पहले कि क्या सार्वजनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं भी उल्लेख होता था, ग्रामीण अंचल और गरीब तबके की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेख सामाजिक दृष्टिकोण से ना हो, ऐसा नहीं था। साधन उपलब्ध नहीं थे गरीब महिला को, इसलिए वो चर्चा में इस विषय को नहीं लाती थी। आज भी हजारों सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं कि अगर बुखार भी आ जाए तो अपनी नहीं, अपने परिवार की पहले चिंता करती है। मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का और अभिनंदन करती हूं स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 31 करोड़ कैंसर की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें से लगभग 13 करोड़ से ज्यादा देश की गरीब महिलाएं थी। ऐसा नहीं था उस महिला को पता नहीं था कि ब्रेस्ट का कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो तो उसे किस प्रकार की सुविधा चाहिए। वो बोझ नहीं बनना चाहती थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी, तिल तिल कर मरती थी। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से उसे ये सुरक्षा का कवच दिया, ये आत्मीय और मानवीय काम किया। इन्हीं मानवीय मूल्यों का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हैं, अध्ययनशील है, निशिकांत जी का आज मैंने भाषण सुना, वो मैजिक ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे। 50 लाख से लेकर 90 करोड़ की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहां से हैं, एक मैजिक वहां भी हुआ। और महोदय, आपकी अनुमति से निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने, जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक
623 रुपए में। ₹623 का रेंट और सुरेश जी सुनिए। 623 रुपए का रेंट 30 साल तक 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया कि अपना और पराये का भेद न हो। भले ही एक परिवार अपने फाउंडेशन के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुष्मान भारत में सेवा देनी है वो दे। उसका प्रतीक स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। लेकिन महोदय, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उनसे संबंधित। इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा। उस मरीज का दोष ये था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है अमेठी में उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5 लाख रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। तो आप सुन रहे थे भारत की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो अपनी बातें कह रही थी। चूंकि महिला विकास जो है मंत्रालय है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए, नारी शक्ति के लिए क्या कुछ सरकार ने किया और क्या क्या कोड किया, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख कर रही थी। हालांकि कुछ आरोप भी लगा रही थी पिछली सरकार के, तमाम सारी बातें वो कह रही थी। लेकिन आज का जो दिन रहा वो केंद्रित रहा है राहुल गांधी ने जो तमाम तरह के सवाल किए हैं, तमाम तरह के जो आरोप लगाए हैं, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस वक्त सरकार मुश्किल में है राहुल गांधी के सवाल से, या फिर उनको लगता है ये सारे जवाब हम जनता के बीच देंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट आई वो किसी से नहीं छिपा, और देखते ही देखते देश की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया के रईसों में दूसरे नंबर में शामिल होने वाले गौतम अडानी जो हैं वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए, जिसके बाद से लगातार देश में सियासत चरम पर है। सभी विपक्षी दल एक सुर में अडानी और सरकार पर हमलावर हैं कि कैसे इतनी आसानी से एक ही कंपनी को सारा काम मिलता रहा। जहां सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं आज इस मुद्दे की गूंज संसद में भी दिखी। जो विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिखरा हुआ नजर आया, संसद सत्र में एक बार फिर एकजुट नजर आया। मौका था लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। आज राहुल गांधी का एक नया अलग अवतार नजर आया। राहुल गांधी के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा पूरा करने के बाद ये सब सोने में सुगंध आ जाने जैसा ही लग रहा होगा। अडानी के साथ साथ केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी तो परेशान है ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये सब बचाव की मुद्रा में लाने वाला है। गौतम अडानी तो 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से निशाने पर थे, मुसीबत में फंसे अब जाकर, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। गौतम अडानी को राहुल गांधी लगातार टारगेट करते रहे, लेकिन वो फंसे हैं, जो ये रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसकी वजह से। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है या नहीं, ये किसी को नहीं पता, जांच का विषय है। हालांकि गौतम अडानी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपना नाम जोड़ जाने के सवाल पर सफाई भी दे चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में गौतम अडानी ने कहा था कि मोदी के साथ उनको इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि वो दोनों ही एक ही राज्य गुजरात से आते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ने आज तमाम सारे सवाल खड़े किए, सवाल पूछे, आरोप लगाए, कितना दम है सच्चाई में, और क्या जिस तरह से बार बार अडानी का जिक्र और तेजी से हो रहा है, तमाम विपक्षी पार्टी कर रही हैं, तो क्या 2024 का जो इलेक्शन है या फिर इस राज्य का जो इस साल के जो इलेक्शन हैं,
तो क्या ये जो पॉलिटिक्स होने वाली है आने वाले इलेक्शन में या 2024 में, वो अडानी पे बेस्ड हो गई है? इसी पर हम बात करेंगे। और उससे पहले आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे। मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल है। पहले आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी ने कम से कम 4 मिनट बोला, तो बहुत ज्यादा 49 मिनट का जो भाषण है राहुल गांधी का, बहुत लंबा। लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने की जरूरत है हमें, आपको, सत्ता पक्ष को और समाज को, वो कुछ मिनट 4 मिनट का ये जो खास पॉइंट्स हैं वो आपको बताने समझाने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले इसमें हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है। फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। वहां पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर। और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहां पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। लेकिन आज इस एयरपोर्ट का मैं उल्लेख यहां इसलिए कर रही हूं महोदय कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूं कि हमारे यहां तिलोई नाम की एक विधानसभा है, वहां पर 30 साल से एक बस अड्डा बना दो, ये हमारी जनता जनार्दन कहती रही। बस अड्डा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, देश में मोदी सरकार बनी। और आज अमेठी के सांसद के नाते मैं आनंदित हूं कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट को अब उड़ान की स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और अब अमेठी का साधारण नागरिक भी हवाई सेवा का इसमें अन्य परिवार से है। और इस सरकार की एक बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि यह है कि पद्म पुरस्कार उनको जाता है जो धरातल पर काम करते हैं, मानवीय काम करते हैं, राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं, बिना इस अपेक्षा के कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिसे सालों साल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता था, वहां परिवार से संबंधित नेताओं को तमगा जरूर मिलता था। कल भाषण देंगे। मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? Adani ji, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा कहना है कि
एक सेकंड, मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। यह भी सवाल पूछा, यह भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य। begins many years ago when Narendra Modi ji was the chief minister of Gujarat, and when most of India's business was asking questions of the prime minister, was against the prime minister, one man stood shoulder to shoulder with the prime minister, he didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the prime minister. तो आपने देखा राहुल गांधी का अंदाज, हालांकि आरोप पहले भी लगाते रहे, लेकिन इस बार थोड़ा बदले बदले नजर आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसने जैसे कांग्रेस को बूस्टअप दे दिया हो। और लगातार पहले भी सवाल उठते रहे, आखिर इन सवालों का जवाब क्या सरकार के पास है? और कल जैसा कहा जा रहा है मोदी जी जो हैं अपने भाषण में क्या इनका जवाब देंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार क्या वाकई मुश्किल में है, और क्या जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की वो अडानी पॉलिटिक्स होने वाली है आने वाले इलेक्शन में? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, तमाम बड़े चैनल्स में, तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं सोशल मीडिया के, इसके अलावा बड़े बड़े चैनल्स में बड़े पदों पर संपादक के पद पर रहे हैं, एस हनुमंत राव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ भारत की राजनीति की खास समझ और पकड़ रखने वाले कई वर्षों का अनुभव है सर को, आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा बीजेपी में जो कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? क्या मुश्किल वाली स्थिति है, या फिर जैसे पहले भी आप राहुल गांधी को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, और इस बार काम चल जाएगा पिछली बार की तरह? देखिए, हम पहले भी उनको सीरियस नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते। अच्छा जी। ये तो राहुल गांधी का अंदाज है, कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि अंबानी को किसने बनाया? अगर मैं राहुल गांधी से पूछूं कि अंबानी को किसने बनाया, उसका जवाब है राहुल गांधी के पास। और आप इतनी दूर ना जाइए, राहुल गांधी से ये पूछिए कि जब आप अमेठी से एमपी थे तो कितना खर्चा किया है इन्होंने? एमपी का जो वो होता है, कोष होता है, उसमें से कितना पैसा दिया है अमेठी को इन्होंने? ज्यादा दूर ना जाइए,
थोड़ी थोड़ी पास से बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये एक राहुल गांधी का एक ये पुराना वो है पहले की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। जब आज उससे कुछ भी नहीं हुआ तो ये लेके बैठ गए। क्या इससे पहले नहीं था इनके पास? क्या ये जब ये वहां घूम रहे थे, क्या नाम है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक घूम रहे थे, तब इनके पास ये मुद्दा नहीं था। आज ये मुद्दा हो गया क्योंकि ये फेल हो गए मुद्दे में। इनके यार इनका हर चीज फेल है। कल जब मोदी जी इनको जवाब देंगे, इनके होश उड़ जाएंगे। और क्या धीरू भाई अंबानी या अंबानी परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहा है कांग्रेस से? मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। ये सब कहने की बातें कि आप किससे मिले। हम आदरणीय मोदी जी सीएम रहे हैं, उन्होंने आज पीएम बने हैं, उन्होंने देश को सवाल यही पूछ रही है। पंकज भाई, यही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं। जब गुजरात में सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उस वक्त भी जो गुजरात में जो तेजिस डेवलपमेंट हुआ था उसमें गौतम अडानी की भूमिका काफी अहम थी। बताया जाता 2014 की, जैसा कि हमने देखा 2014 में जो टॉप रिचेस्ट मैन होते हैं वर्ल्ड में, उनकी जो लिस्ट है उसमें 600वें स्थान पर थे। महज 8 साल में दूसरे स्थान पर आज तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। और जो जिस नेटवर्क का जिक्र किया राहुल गांधी ने, और हमने भी देखा है, वो अचानक से $102 बिलियन पहुंच जाती है 8 सालों में। यह क्या बहुत आसान है, या बिना सरकार के सपोर्ट के कोई भी शख्स इतनी ज्यादा पावर में आ सकता है? आपके पास आएंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं। सीधा कांग्रेस पार्टी से जो पूर्व सांसद हैं फुरकान अंसारी, उनका रुख कर लेते हैं। फुरकान भाई, जैसा कि कह रहे हैं पंकज त्यागी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी आरोप लगाते थे और राहुल गांधी को इतना सीरियस नहीं लेती बीजेपी, लेकिन इस बार क्या सीरियस लेना पड़ सकता है? क्योंकि आरोप ऐसे हैं, और ये इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, तमाम चौंकाने वाले आरोप हैं। मैं पंकज भाई से ये कहना चाहता हूं कि आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं। नहीं, आप हमारे आदरणीय हैं। हाँ, आप हमसे आप ज्यादा आदरणीय हमारे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, कोई प्रधानमंत्री कभी किसी कंपनी का पैरवी करेगा ठेका के लिए? अपने श्रीलंका में जो पैरवी किया बिजली का ठेका देने के लिए, क्यों किया आपने? क्या ये प्रधानमंत्री का यही काम है? क्या रिश्ता है आपका अडानी से? आपका अगर रिश्ता गहरा नहीं है, अंदरूनी अगर कोई गहरा रिश्ता नहीं है, तो ये इस तरह का पैरवी कभी नहीं होता है। राजनीतिक में इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, जो शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, ये बहुत बहुत हल्की और सस्ता हल्की काम किए हैं इनके। ये मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने तो इससे पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि अडानी जो है, जो गोलमाल कर रहे हैं, इनकी जानकारी पहले ही राहुल जी ने दिया। आज राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है, इससे पहले वो बोल चुके हैं। एक दूसरी बात है, इनकी पदयात्रा पर जो आप लोग बार बार प्रश्न करते हैं, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पदयात्रा से पहले था क्या? पदयात्रा से पहले क्यों नहीं बोले? कन्याकुमारी से श्रीनगर के बीच में बहुत सारी चीज की जानकारी राहुल जी को हुई है। अच्छा, पहले नहीं थी? नहीं थी। जब 70 साल से इन्होंने देश चलाया, तब से जानकारी नहीं थी इन पे? क्या जानकारी है? आप आदरणीय मेरे। पंकज भाई, पहले भी आरोप लगाते रहे राहुल गांधी। अडानी का कई बार जिक्र किया है कि सारे काम अडानी साहब को ही क्यों मिल रहे हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात हो या फिर बाकी जो सेक्टर्स हैं, बहुत सारे जितने पोर्ट हैं। मुंबई पोर्ट का जिक्र किया, जो इतना प्रॉफिट में चल रहा था, वो अचानक से अडानी साहब को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे पोर्ट हैं, बहुत सारा जो सरकारी काम है, LIC कैसे मेहरबान हो जाती है, इतना आसान किसी के लिए नहीं होता। आप धीरू भाई, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद राहुल गांधी इस अवतार में नजर आ रहे हैं। उनका कहना, अभी तो हम आरोप लगाते थे, आपको गलत लगता था, लेकिन इस बार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने खुलासा किया है, अचानक से शेयर नीचे गिर गए हैं, अब टॉप 20 में भी नहीं है अडानी साहब। ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं, आखिर इतना ज्यादा फायदा सरकार क्यों पहुंचा रही थी अडानी को? शैलेंद्र जी, जब अनिल अंबानी को सपा सरकार ने सदस्य लोकसभा का मेंबर बनाया, उस समय क्या नाम है, ये मुकेश अंबानी कहां पर थे, किनके पैरों में थे? सोनिया गांधी जी के पैरों में थे या नहीं थे? मुझे इसका जवाब चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है जो उन्होंने किया वो आप भी करेंगे? क्यों करेंगे? हमें जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। फिर अगर करना है
तो फिर उनका जिक्र क्यों करते हैं आप? नहीं तो जिक्र हम तो आपको बता रहे हैं। तो आप इसका मतलब आप बीजेपी मान रही कि जो राहुल गांधी सवाल कर रहे हो सच्चाई है? आप हम पे आरोप लगाएंगे तो हम भी आपको हमने अडानी को फायदा पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि हमने पूरी तरह से अडानी को फायदा पहुंचाया है। और यहां की बात ना करें, श्रीलंका की बात करें तो राजपक्षे जो राष्ट्रपति वहां के थे, उन्होंने कहा था कि दबाव डाला गया उनके ऊपर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट देने के लिए। किसी सरकार के द्वारा किसी देश में दबाव डाला जाए कि पावर प्लांट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को दीजिए, क्या ये सही है? वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 नेता है मोदी जी, यही काम करेंगे आप? यही एक नंबर है आप? ये काम मोदी जी का ठीक नहीं है। ठीक है, ये देश ठीक है, आपको रोकेंगे। सीधा आलोक भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं। आलोक सर, आपने सुना और आप राहुल गांधी को भी सुना, और जैसा भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पर, उनको भी सुना। कैसे लगता है ये जो अब राहुल गांधी का तेवर है, जो नजरिया है? पहले भी आरोप लगाते, लेकिन इस बार भी जो आरोप लगा रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, क्या वाकई में सरकार मुश्किल में है? अडानी के साथ जो रिश्ता था सरकार का, या फिर महज जैसे बाकी इंडस्ट्रीज होते हैं वैसे इनके साथ था? कैसे देखते हैं सर? शरण जी धन्यवाद। राहुल गांधी को समझने के लिए हमको अभी दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो ये कि ये 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की जो पदयात्रा है, ये राहुल गांधी का छवि का टर्निंग पॉइंट है। ये एक सब चीज हमको एक माननी पड़ेगी। और जिस तरीके से जनविश्वास और वो लोगों को सैलाब लोगों के साथ में आया है, वो उनको एक दृढ़ इच्छा शक्ति का एक नेता के तौर पर उसने स्थापित कर दिया। इसकी एक झलक हमको एक संसद भवन के अंदर भी आज देखने को मिली। आज पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार राहुल गांधी जब बोल रहे थे, उनके बातों को, उनके आरोपों को काटने के लिए सत्ता पक्ष में ज्यादा बेचैन नहीं दिखाई दिया, चुपचाप सुन रहा था। कुछ ही मौकों पे उसने हस्तक्षेप किया। तो दो चीजें आज राहुल जो बोले, राहुल को बोलने से पहले मैं चलो इसमें ही कहा जाता हूँ कि नेता की क्वालिटी क्या है। नेता वो ये जो जन सरोकार के मुद्दे सड़क पर उठाए, संसद में उठाए। राहुल गांधी ने दोनों काम कर दिए। 3600 किलोमीटर में उन्होंने ये भी कर दिया, और फिर उसके बाद संसद में आज उन्होंने ये भी बोल दिया। दो चीजें, किसी भी नेता का राजनेता बनने में दो चीजों का फर्क होता है। उसकी ओरेटरी पावर होती है, जिसमें निश्चित तौर पर वो उतने बेहतर नहीं। दूसरा, जो नेता जो बोलता है उसके में एक व्यंग भी होता है। अगर किसी नेता की क्वालिटी बात करें तो व्यंग भी होता है, दो टूक भी बोलता है, घुमा फिरा कर भी बोलता है, और सीधा भी बोलता है। इसका उदाहरण एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने बोला रूल बदला गया। ये नहीं कहना अडानी को देना, ये अडानी को देना क्या था, आपने टेंडर से दिया, जो भी प्रक्रिया अपनाई, लेकिन आपने रूल बदला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आप पूरे होमवर्क करके आए। श्रीलंका वाला जो आपने मामला उठाया, पोर्ट वाला, तो श्रीलंका का जो पोर्ट का मामला उठाया, आपने संसद के अंदर, भारत की संसद के अंदर, श्रीलंका की संसद में जो बयान मंत्री ने दिया था कि मोदी जी ने प्रेस्क्राइब किया, वो कोट किया। इसका मतलब होमवर्क पूरा था। तीसरा आपका बांग्लादेश में गया, बांग्लादेश में भी होमवर्क पूरा था। ऑस्ट्रेलिया आए, उसमें भी था। और इजराइल वाला जो एक प्रमुख मुद्दा था, इजराइल में भी था कि, और उन्होंने उस फर्म का नाम लेकर के ये सारी चीजें कही। 4 फर्म का उन्होंने उदाहरण दिया और चीजें संसद के अंदर रिकॉर्ड की। मैं तो इस बारे में ये भी कहूँ, एक चीज और, उन्होंने शेल कंपनियों के बारे में भी सीधा जिस हिंडनबर्ग ने इशारा किया। दूसरी बात, एक हमारे एक अक्सर ये जो भाजपा से जुड़े नेता, भाजपा के प्रवक्ता अक्सर ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने पहले बोला, इससे पहले क्यों नहीं बोला। अब याद करिए, हमारे दो तो ना जाने कितने साल से बोल रहे हैं, लोग यकीन नहीं कर रहे ना, बात तो यही है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आने के बाद में सबने यकीन करना चालू कर दिया, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा, आपने जो संख्या दी थी 600 में, उसको करेक्ट कर देता हूँ, जो राहुल के अकॉर्डिंगली, जो राहुल जी के जो अकॉर्डिंगली था, वो तो 609 नंबर पे थे, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीजें थी, ये थी। अब सवाल ये है कि आप ये कैसे, मैं इसमें एक बारे में और तारीफ करना चाहूंगा, आपका 10 सेकंड होल्ड लूंगा। मैं स्पीकर साहब की बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि स्पीकर साहब जी, आज पहली बार ऐसा देखा जो स्पीकर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि स्पीकर साहब इतने शांत नजर आए।
अक्सर जब भी राहुल गांधी बोलते थे उनको रोक दिया जाता था। आज राहुल गांधी को ना स्पीकर साहब ने ज्यादा रोका, ना विपक्ष के लोगों ने रोका। ये भी समझेंगे सर आपसे। वाली प्रकरण को लेते हुए उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा पोस्टर है, पोस्टर मत दिखाइए, पोस्टर उचित नहीं। जी आज स्पीकर साहब का मैं तो कायल हो गया। आज उन्होंने बहुत जबरदस्त एक उनका प्रदर्शन रहा और उन्होंने विपक्ष के नेताओं को पूरा बोलने को दिया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि जब भी विपक्ष के नेता बोलते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, कुछ ये कर दिया जी। जाता है। और जिस तरीके से सैलाब उमड़ा उसका भी एक प्रमाण और एक प्रभाव वहां पे संसद में दिखाई जी। दिया। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है, या जो प्रधानमंत्री जो इनके जबरदस्त जबरदस्त वक्तव्य कला के जो माहिर हैं वो क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल सही है, मुझे मालूम है कि वो जबरदस्त जवाब आएगा, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं जी सर, कभी भी दो टूक जवाब नहीं आएगा। जी सर, कुल दो टूक नहीं आएगा। अभी बिल्कुल जैसे सर। उन्होंने एक एचएएल की बात कही जी कि सर, भाई एचएएल को देखते हुए कल ही की जी बात सर, है, बिल्कुल सर। अब HAL देखने की को बात देखते होगी हुए सर हमने ये कि किया। ये प्रधानमंत्री जी का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अब गौतम अडानी से पीछा छुड़ा सकती है क्योंकि मामला अब एक होपलेस केस रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नाम है सुब्रमण्यम स्वामी का, वो अगर ऐसी बात करें उसके भी कोई मायने हो सकते हैं। सर आपको रोकेंगे, वापस आपके पास आएंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा हनुमंत राव जी के पास आएंगे। एस हनुमंत राव हमारे साथ बने हुए हैं। सर कैसे देखते हैं आज राहुल गांधी के इस भाषण को, और जिस तरह से अब और आक्रामक नजर आ रही कांग्रेस पार्टी, चाहे बाकी पार्टियों की बात करें, आज जो विपक्ष है पूरा एक साथ नजर आ रहा है। हनुमंत राव जी। कभी कभी होना भी चाहिए। जी देखिए, ऐसा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस वजह से सत्ता पक्ष को विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए और विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के कामकाज और उसके किस तरीके से वो जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे पे काम कर रही है, इस पे विपक्ष को एक आलोचनात्मक टीका टिप्पणी अगर करती है तो वो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम अमुक नेता को गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, कुल मिलाकर के जैसा आलोक भदौरिया जी ने भी कहा कि 3400 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी ने की, जनता से संवाद किया, और जनता से संवाद करने के बाद में उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, और हम और आप भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और सरकार भी बहुत अच्छे से परिचित है कि ये सारे मुद्दे समाज में हैं। देखिए, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये लोकतंत्र में हर 5 साल में इसका मूल्यांकन जनता करती है, और भारतीय जनता पार्टी को 2 बार से अवसर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस की गलतियां होंगी, और फिर कांग्रेस के सामने भी अवसर है कि वो अपनी उन गलतियों को सुधारे और लोकतंत्र में फिर से अपनी वो पोजीशन हासिल करे जो 50-60 साल तक उनके शासन करने का रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के नेताओं को हल्के में लेना, या भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को हल्के में लेने की गलती दोनों राष्ट्रीय दलों को नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं राहुल गांधी के आरोपों पर। राहुल गांधी ने ये कोई चुनावी भाषण नहीं किया, उन्होंने बाकायदे संसद के अंदर ये आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, और गंभीर आरोप कुछ प्रमाणों के साथ में लगाए हैं। जैसे कि मांग हुई बीच में बहस के दौरान कि साहब कागज दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कागज पेश करेंगे। और राहुल गांधी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद में दिए गए बयान पर अगर कोई बात गलत होती है तो उन पर बाकायदे कार्रवाई हो सकती है। इसलिए संसद में दिए गए हर उनके वक्तव्य को भाजपा को भी उतनी ही गंभीरता से, क्योंकि देखिए भाजपा के पास में जनादेश है। प्रधानमंत्री मोदी आज भी बहुत बड़े निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हैं देश के प्रधानमंत्री। तो जब यह पूछा गया कि साहब आपका अडानी से क्या रिश्ता है, तो अगर इसका जवाब यह आता है कि कांग्रेस का क्वात्रोची से क्या रिश्ता है, तो यह जनता के लिए स्वीकार्य नहीं होता है। देखिए, आज की तारीख में बहुत गंभीरता से राजनीति करने की आवश्यकता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और या भारतीय जनता पार्टी हो। जनता के प्रति इनको जवाबदेह बनना पड़ेगा। देखिए, वो दौर चला गया जो आइकॉनिक लोग जिन्होंने देश की आजादी दिलाई, जिनके प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा होती थी, और उस श्रद्धा के चलते वो कुछ और विकल्प के बारे में सोचते नहीं थे। आज की राजनीति जवाबदेह, पारदर्शी और जनता के लिए काम करने वाली होनी चाहिए। और जो भी
बहस हो वो स्वस्थ। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा ने एक चीज तो स्पष्ट कर दी कि जो उनका माइक था वो बंद नहीं हुआ आज, या स्पीकर ने उनको समय दिया, पूरा समय दिया। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे पास में ऐसे भी सांसद जाते हैं जो शायद कक्षा 5 से भी ज्यादा शिक्षा उनकी नहीं होती है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जनता के बीच से चुने हुए आए हैं और इनका अपना विवेक है, लोगों के प्रतिनिधि हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी ने तो देश विदेश में शिक्षा ग्रहण की है, युवा हैं और उनकी अपनी एक सोच है, और वो सोच कहीं ना कहीं एक हमारा एक संवैधानिक दायरा है, उससे बहुत हद तक मेल खाती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की गलतियां होंगी, राहुल गांधी की गलतियां होंगी, राहुल गांधी की अपरिपक्वता होगी राजनीति में, लेकिन वो धीरे धीरे परिपक्व बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल सर। और उनके जो भी सवाल हुए हैं उसको बहुत गंभीरता से, बगैर दाएं बाएं अन्य प्रकरणों को बताते हुए, कैमोफ्लॉजिंग किए बगैर, अगर कल उसका जवाब आता है तो मैं ये मान के चलता हूं कि सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री के प्रति देश की जनता का आदर बढ़ेगा, बजाय इसके कि शब्दों की बाजीगरी करके उनके आरोपों को हल्का करने की कोशिश की जाए। यहाँ जनता अब 8 साल 9 साल के शासन के बाद जनता चाहती है, अब जनता को भी इंतजार है, हमको आप सबको इंतजार है कि अब इसका रिएक्शन क्या आता है। क्या बचने की कोशिश होगी, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए, सवाल पूछे, या फिर नहीं? पॉलिटिक्स बदलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन जो पॉलिटिक्स एक भंवर में फंस गई है, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। बेशक सत्ता पक्ष के लोग ये कहें, जैसे पंकज जी कह रहे थे, कि हम उनको ज्यादा राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन उनके जवाब में जिस तरीके से हनुमान जी ने कहा और भदौरिया जी ने कहा, यही पॉलिटिकल पार्टियां यहीं पे गलती करती हैं कि हम किसी को सीरियस ना लें। क्योंकि कांग्रेस ने भी यही गलती करी थी जो अब तक भुगतती आई है। वो जनता को सीरियस नहीं लेती थी, मुद्दे को सीरियस नहीं लेती थी, और अपने जो एक रीजनल पॉलिटिक्स थी उनको पूरी तरीके से नकार दिया। खैर, ये पुरानी बात हो गई, नए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ये चीजें हुई क्यों, अचानक क्यों हुई। जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे कि जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे तो ये चीजें तब इन्होंने क्यों नहीं उठाई। ये चीजें उस समय की नहीं है। पहले दिन से, जब से सरकार आती है सेंट्रल में बीजेपी की, तो सोशल मीडिया के जरिए गांव देहात का रहने वाले हर व्यक्ति को ये बात पता चल गई थी कि मोदी किनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तवज्जो का मतलब है कौन सा ऐसा धनाढ़ है, कौन सा ऐसा बिजनेस मैन बड़ा सा उनको तवज्जो देते हैं। वो तवज्जो किसको दे रहे हैं, हम आपके सामने हैं। अब ये बात जो आंकड़े सामने आते हैं कि 609 नंबर पे उनका नंबर आता था बड़े लोगों में, आज 2 नंबर पे आ गया, कल कहां पे आ गया, ये सारी दूर की बात है। लेकिन आप एक चीज सीधे शब्दों में अगर हम किसी को, जनता को समझाना चाहें, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का साथ लेती है। या तो फिर आप पैसा, अगर सरकार को चलाना है या पार्टी को चलाना है, आपको चुनावों में जाना है, आप बड़े स्कैम करो, उससे पैसा अर्जित करो, तभी आप चुनाव लड़ पाओगे। अगर वो नहीं करते हो तो आप एक बड़े बिजनेसमैन को अपने पाले में लाओ, उनको टेंडर फेंडर जो भी है सरकार की तरफ से वो उनको दिलवाओ, और उनसे एक कनेक्टिविटी बनाओ। ये बनाओ कि जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, जब हम चुनाव करेंगे, तो आपको हमें पैसा देना पड़ा। कमोबेश स्थिति वैसे ही है, वही हो रही है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मसार करने वाली बात है, एक दुर्भाग्य वाली बात है कि बगल में बैठा हुआ जो देश है श्रीलंका में, वहां पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हम देश में प्रधानमंत्री को कुछ भी कहें या वो चलता है, लेकिन बाहर अगर कोई प्रधानमंत्री का नाम लेके ये कहता है कि इतने बड़े लीडर, ग्लोबल लीडर जिनकी संज्ञा दी जा रही है, वो एक टेंडर के लिए सिफारिश कर रहे हैं अपने बिजनेसमैन के लिए, तो शैलेंद्र जी ये हम आप सबके लिए शर्म वाली बात है। और ऐसा ही नेपाल से हुआ, ऐसा ही बांग्लादेश से हुआ। ये जो सारी चीजें निकल के आई, बिल्कुल कई कंट्रीज का जिक्र किया उन्होंने। राहुल गांधी ने इजराइल का जिक्र किया, इजराइल में विजिट पे जाते हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद इजराइल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को अडानी साहब को मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का कोल माइंस का मिल जाता है, इसके अलावा बांग्लादेश का जिक्र किया, श्रीलंका का जिक्र किया, तो और सारे फैक्ट्स के साथ उन्होंने कहा सब मेरे पास है, डॉक्यूमेंट जो भी है। तो अब देखने वाली बात होगी बीजेपी
क्या अब सरकार इसका क्या जवाब देती है? वक्त कम है, सभी लोगों से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज भाई के पास सीधे आएंगे। पंकज भाई, आपको नहीं लगता सरकार मुश्किल में, बीजेपी मुश्किल में, या फिर आसानी से इन सवालों और जो आरोप है उनसे निकल जाएगी? क्योंकि गलत नहीं है इसलिए हम कहीं भी नहीं है दिक्कत। नो। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या क्रोकजिन से क्या इनके बोफोर्स का मामला कांग्रेस बताएगी क्या? अरे वही अभी चर्चा इसी पर कर रहे थे, जैसा कि हनुमंत राव जी बोल रहे थे कि पहले क्या इन्होंने गलतियां की इसलिए वो सत्ता में नहीं है। अब वही गलती अगर आप कहेंगे, आप पुराने आरोपों को निकालेंगे, उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। पूर्व सांसद कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं फुरकान भाई, कैसे देखते हैं? एक अच्छा मौका मिल गया है, जो फायदा यात्रा में नहीं मिला उससे ज्यादा फायदा तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कांग्रेस को दे गई। तो जिस तरह से तेवर अंदाज नजर आ रहे हैं, जिस विपक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी को तब नहीं मिला था, वो राहुल गांधी को मिलता नजर आ रहा है। और मुद्दा है अडानी। फुरकान भाई, कभी कभी राहुल गांधी को भी बोलने देख रहे हो यार। पंकज भाई, फुरकान भाई, जी 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 बताइए। पंकज भाई, आप तो बड़े सबसे बड़े राम भक्त हैं। आप जी झूठ बिल्कुल, नहीं बोलिएगा, गलत भी नहीं बोलिएगा। मैं श्री महंत हूं, मैं इस पर महंत हूं। विश्वास करता हूं कि आप सच्चे राम भक्त हैं, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं बोले। एक बात तो सही है कि प्रधानमंत्री जी पैरवी अपने ठेकेदारों का किया है। ये ठेकेदार लोग हैं। सर कम शब्दों में अपनी बात पूरी भी कीजिए। है। सर फुरकान साहब, कम शब्दों में, समय कम है। ये ठेकेदार भी जो है वो गुजरात के ही है, इसलिए बहुत सारे इसमें कंपनियां हैं। ठीक है, आपका कहना है दोनों गुजराती इसलिए फायदा पहुंच जाएगा। ठीक है, सीधा आलोक जी के पास आएंगे। आलोक जी, जैसा कि अभी रमेश भाई ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बिजनेसमैन को सपोर्ट करती, फायदा पहुंचाती, कल को इलेक्शन होता है तो फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है मिल जाता है। स्टेट्स की कई स्टेट्स में जो पार्टीज होती है राज्यों में, वहां भी हम देखते हैं कई सारे जो उद्योगपति उनके नजदीक रहते हैं। लेकिन क्या एक उद्योगपति को इतना ज्यादा फायदा पहुंचाना मुश्किल नहीं है? अगर इकोनॉमी के नजरिए से देखें कितना खतरनाक भी हो सकता है, या फिर कभी 10-15 ऐसे इंडस्ट्रिस्ट हों जिनको आप सपोर्ट करें। आलोक सर, देखिए, उद्योगपतियों को सपोर्ट देना मैं नहीं समझता कि वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी नीति लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि आखिरी व्यक्ति तक उस नीति का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप अर्थव्यवस्था की, अगर जैसे आपने जो सवाल उठाया, तो उस अर्थव्यवस्था में एक ऐसा है कि सरकार चाहे लाख कहे कि ये वी शेप रिकवरी है, मतलब सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि ये के शेप रिकवरी है। के शेप रिकवरी में होता यह है कि एक वर्ग जो धनाढ्य से और ज्यादा अमीर दौलतमंद होता चला जाता है, दूसरा गरीब से गरीब होता चला जाता है। अभी इसकी ऑक्सफैम की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बिल्कुल सर। तो सरकार का उद्देश्य एक अलग होना चाहिए, ये उसकी प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए। अब कोशिश होनी चाहिए जो गैप है वो गैप कम होना चाहिए। ये नहीं कि लगातार जो आपकी नेटवर्क तो बढ़ती जा रही है और जो मजदूर वर्ग है उसका कुछ भला नहीं हो रहा है, उस ओर भी ध्यान देना होगा। लास्ट जो रिएक्शन है हनुमंत राव साहब से ले लेते हैं। सर क्या लग रहा है, अब ये जो शुरुआत हुई आज राहुल गांधी से, कितना मुश्किल हो सकती है? अब क्या लगता है कि जो रिएक्शंस आएंगे बीजेपी के, बचने की कोशिश होगी या फ्रंट फुट में दोनों अपनी बात रखेंगे? सर देखिए, नरसिम्हा राव को उदारीकरण का जो है एक आर्किटेक्ट माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने फ्री हैंड दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत तेज आर्थिक सुधार किए। 10 साल के बाद जब 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए और उसके 10 साल के बाद में एक मेमोरियल लेक्चर हुआ था, उसमें नरसिम्हा राव जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि 10 साल बाद हमको ये देखने की जरूरत है कि जो हमने उदारीकरण की शुरुआत की है और उसके 10 साल पूरे हुए हैं, तो कहीं ये उदारीकरण मतलब पूंजीवादियों के हित में या बाजारीकरण में तो नहीं तब्दील हो रहा है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमारी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा पुअर पॉपुलेशन है, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। तो देखिए, जो भी सरकार है उसकी चिंता एक अंतिम व्यक्ति की होनी चाहिए, जैसा कि भाजपा का भी एक अंत्योदय का दर्शन है, जो अंतिम व्यक्ति तक रोटी पहुंची कि नहीं, सुविधाएं पहुंची कि नहीं, ये देखने का दर्शन है। तो वहां अगर कहीं कोई आदमी 609वें स्थान से विश्व के दूसरे या तीसरे स्थान पे जाता है तो इस देश को स्वीकार्य नहीं होता। बिल्कुल सर, एक आम आदमी है उसके मन में तो एक बहुत बड़ा रहस्य हो जाता है, आखिर ऐसा
कैसे हो सकता है? बाकी उद्योगपति भी सोचते हैं जब मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे सवाल हैं, अब इनका जवाब सरकार को देना होगा। वक्त की कमी। सर, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंथन में बात कर रहे थे राहुल गांधी के सवालों की, उनके आरोपों की। अब इनका रिएक्शन, इनके जवाब अब कैसे सरकार की तरफ से आएंगे, देखने की बात होगी। नमस्कार।